हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं जीएस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही बड़ा डाउट खत्म करने वाली हूं। ये जो आप क्वेश्चन देखते हैं M1, M2, M3, M4 से, ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं और इससे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने 13 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि CGL, CHSL, GD और MTS में पूछा गया है। स्टेनो में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस टॉपिक से SSC के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने ये देखा है ना कि जो भी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें इस टॉपिक को कवर नहीं किया गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कवर करती हूँ और आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक भी समझाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आपको केवल फोकस के साथ इसको समझना है। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों से जो कि 2025 के किसी भी SSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मनी सप्लाई का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कंट्री में कितना मनी इन सर्कुलेशन है, मतलब कितना पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। अगर आपने स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो आप जल्दी से अपने मन में इसका आंसर सोचिए कि ये मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा या फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में जो होता है उसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और इसको मेजर करने का काम करता है RBI। इन इंडिया RBI टेक केयर ऑफ द मनी दैट इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था में कितना पैसा बह रहा है, इसका मतलब कि कितना पैसा सर्कुलेशन में चल रहा है, उसको देख रेख करना RBI का काम है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के उपाय क्या हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मनी सप्लाई के मेजर्स यानी कि मुद्रा आपूर्ति के उपाय ये RBI क्यों करती है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ते हैं? आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो इसी तरह मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई RBI इसलिए देखती है ताकि वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सके। दूसरा, टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स। इसका मतलब यह है कि बैंकों ने जो लोन दे रखे हैं किसी को, या फिर बैंक में जितने पैसे डिपॉजिटेड हैं यानी जमा हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाए या लिया जाए, उसको भी कंट्रोल करती है RBI। तो उसके लिए भी कितना मनी सप्लाई है ये RBI को जानना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको 3 वर्ड समझना है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप चार्ट भी आराम से समझ पाएंगे और आपको याद रखने में बिलीव मी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। जमा का मतलब जो पैसे हम जमा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि डिपॉजिट 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ऐसे पैसे जो आपने जमा तो कराए हैं लेकिन आप जब भी डिमांड करेंगे आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका जब मन करता है आप पैसे जमा कराते हैं, जब मन करता है आप पैसे निकाल के लेके चले आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी कि आपके डिमांड पे आपका डिपॉजिट आपको मिल सकता है या फिर आप और पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में DD भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद है टाइम डिपॉजिट। अब यहाँ जो टाइम डिपॉजिट है इसको शॉर्ट में TD भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट जो होता है ना, ये जब आप पैसे जमा कराने जाते हैं तो मान लीजिए आपने अपना पैसा 2 साल के लिए बैंक में जमा कर दिया, तो इसका मतलब है कि उतने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा बैंक में लॉक हो जाएगा, यानी वो 2 साल से पहले आपका पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने एक निश्चित समय के लिए अपने पैसे डिपॉजिट करा दिए बैंक में। नेक्स्ट यहाँ पे है बैंक्स। बैंक भी ना यहाँ पे 2 तरह की है। एक तो कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC हो गया, ये सारे जो बैंक्स हैं ये है कॉमर्शियल बैंक। और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस बैंक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस का भी बैंक होता है क्या? तो हाँ, होता है। पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठियाँ इधर उधर नहीं करता, यहाँ पे आप अपने अकाउंट खुलवा के पैसे भी जमा कर सकते हो। ठीक, तो बैंक भी यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को भी कंसीडर करना है एंड पोस्ट ऑफिस बैंक को भी कंसीडर करना है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे एक शब्द लिखा है लिक्विडिटी, जिसको कि हम बोलते हैं तरलता। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं या मान लीजिए 500 रुपये हैं आपके जेब में, और आपको मन करता है कि आप एक बर्गर खाएं, एक पिज़्ज़ा खाएं। आप जैसे ही दुकान पे जाएंगे, उनको पैसे देंगे, आपको बर्गर और पिज़्ज़ा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आपको बर्गर और पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, और आपने जो है सोने की अंगूठी या सोने की चेन पहनी हुई है, तो क्या आप उतनी ही जल्दी बर्गर और पिज़्ज़ा खरीद पाएंगे जितनी जल्दी आपने पैसा दे के बर्गर और पिज़्ज़ा खरीदा है? नहीं ना। आपके पास जो गोल्ड की रिंग है या फिर आपके पास गोल्ड का कोई भी चीज़ है, उसको सबसे पहले आप तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके आप सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक इसी तरह ये मान लीजिए कि आपके पास आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो क्या आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को ले जाकर किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं ना। सबसे पहले अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप पहले तो जाइए अपनी प्रॉपर्टी सेल करिए, प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा आएगा तब जाके आप शॉपिंग करिए। तो इसी तरह होता है लिक्विडिटी, यानी कोई चीज़ कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि कैश जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, सोना उससे कम लिक्विड है, क्योंकि उसमें ना पैसे में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लिया। और आपका जो प्रॉपर्टी का पेपर है वो तो बहुत कम लिक्विड है, क्योंकि उसने बहुत टाइम लिया पैसे में चेंज होने में। तो ये होता है लिक्विडिटी। आई होप आपने इन तीनों शब्दों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा M0। इसको आप M0 बोलिए चाहे M0 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है ये बराबर होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। M0 का मतलब होता है जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है, यानी हमारे इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है, प्लस बैंकर डिपॉजिट विथ RBI। हम अपना अकाउंट ना बैंक में खुलवाते हैं, लेकिन बैंक भी अपना अकाउंट कहीं खुलवाता है। कहाँ पे खुलवाता है? RBI में, यानी कि बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI उसी को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अदर डिपॉजिट विथ RBI। मान लीजिए जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर WTO है, या फिर कोई भी चीज़ है, अगर उन्होंने अपने कुछ पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं RBI के साथ, तो वो भी M0 में हम शामिल करते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा मैम IMF क्यों आएगा यहाँ पर अपने पैसे जमा कराने, तो वो सब हमारा मैटर नहीं है। जैसा ये है वैसा आपको पढ़ना है। M0 में करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI को हम शामिल करते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब ये क्वेश्चन भी ना पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं M0 को। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है RBI मेजर्स द मनी सप्लाई थ्रू द इंडिकेटर्स विच आर। इसका मतलब है ना RBI मनी सप्लाई को 4 संकेतों के माध्यम से नापती है। कौन कौन सा? M1, M2, M3 एंड यहाँ पर M4। अब यहाँ पे मैंने आपको जो M0 बताया वो सब में शामिल होता है, इसी वजह से उसको अलग रखा गया है। इसके नीचे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो केवल 4 है, M1, M2, M3, M4। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अभी जब मैं आपको चार्ट बताऊंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसको ऊपर जगह दी थी, मैं भूल गई थी लिखना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना DD, इसी को तो हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अकाउंट में जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने, आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि मेरा डिमांड डिपॉजिट खोल दो, आप ये कहते हो ना कि मेरा सेविंग अकाउंट खोल दो। मतलब आप जब चाहे पैसे डालें, जब चाहे पैसे निकालें। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वही सेविंग डिपॉजिट है। मतलब बस उसको ऐसे बोल सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेविंग डिपॉजिट का मतलब ही है डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पे देखिए M1 में M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक हम इंक्लूड करते हैं, और ये जो M0 है ना ये सब में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम M0 को तो शामिल करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ एक नया टर्म और जुड़ जाता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें इसलिए लिखते हैं ना ताकि ये लिखने में बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि M0 ऑलरेडी इतना बड़ा है कि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर्स डिपॉजिट विथ RBI। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिखा हुआ है कि M0 सब में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है M2। M2 में देखिए M1 आएगा प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। अब यहाँ पे M1 में M0 शामिल है ना पहले से ही,
इसका मतलब M2 में M0 भी आ गया और M1 भी आ गया, लेकिन अलग से यहाँ पे आ गया सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है M3 में M1 आएगा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो इसका मतलब है कि M3 में M0 भी आया, M1 भी आया एंड नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स भी आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है M4 में आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब M4 में ये M3 भी आएगा प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, और इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है M3 केवल M4 वाले में ही इंक्लूड हुआ है, बाकी M2 और M3 में M1 प्लस M1 है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, एक चार्ट के माध्यम से, और वो ये चार्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है बैंक का डिमांड डिपॉजिट और ये है बैंक का टाइम डिपॉजिट, ये है पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट और ये है पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पे ये है बैंक का कॉलम और यहाँ पे ये है पोस्ट ऑफिस का कॉलम। अब यहाँ पे है M0। मैंने आपको क्या बताया था कि M0 सब में रहता है, इसका मतलब ये M1 में भी है, ये M2 में भी है, ये M3 में भी है, ये M4 में भी है। सब में M0 आएगा तो उसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन M1 में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M1 में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। तो वही वाला बॉक्स तो हमने यहाँ पे टिक किया है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है M2 में क्या आता है, M2 में आपका आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। क्या आता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी M2 में M1 तो आएगा ही आएगा प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो डिमांड डिपॉजिट है इसी को सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है M3। तो सबसे पहले आप देखिए M3 में क्या आएगा, M1 तो आएगा ही आएगा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद दी बैंक, यानी यहाँ पे देखना है बैंक वाला। लास्ट वाला है यहाँ पर M4। तो M4 में क्या क्या आएगा, M4 में M3 तो आएगा ही आएगा प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए M4 में M3 तो आया ही आया, ये इतना कॉलम M3 का है ना। उसके बाद टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी कि टोटल डिपॉजिट लेंगे हम पोस्ट ऑफिस का, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो चाहे टाइम डिपॉजिट हो। अगर आप ये चार्ट बना लेते हैं तो बिलीव मी आप इसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। पहला आपको ये याद रखना है कि M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, M0 को रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। यहाँ पर M1 एंड M2 को मिला करके हम नैरो मनी बोलते हैं, M3 एंड M4 को हम यहाँ पर ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि मैंने आपको एक टर्म बताया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ कितनी जल्दी कैश में बदल जा रही है। तो ये जो M1, M2, M3, M4 है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है। मतलब जैसे आप M1 से M2 पे आएंगे तो ये और कम लिक्विड होगा, M3 पे आएंगे तो ये और कम लिक्विड होगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा आपको M4 को कैश में बदलना। वैसे आपको इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको इसको बता दे रही हूँ कि ये क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है। पहले आप देखिए M1 में क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, वो ऑलरेडी लिक्विड है। बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI वो ऑलरेडी लिक्विड है। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI वो भी लिक्विड है। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, यानी ये भी कैश ही है, जब हम चाहे बैंक से निकालें, जब हम चाहे बैंक से डालें। यानी कि M1 में जितनी भी चीज़ें आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से ही लिक्विड हैं, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा। नेक्स्ट हम बात करें M2 क्या होगा, इसमें देखिए M0 तो आएगा जो कि बहुत लिक्विड है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट आएगा यानी ये भी लिक्विड है, उसके बाद यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक आएगा। तो पोस्ट ऑफिस बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना उसको भी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ये M1 से थोड़ा सा कम लिक्विड होगा। नेक्स्ट M3 है। M3 में आप देखिए M3 में कौन कौन सा है, M0 है, डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पर M3 में टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक आ गया।
जितने टाइम के लिए आपने पैसा टाइम डिपॉजिट में जमा करा दिया ना, तो आप उसको कैश में नहीं बदल सकते जल्दी। तो इसी वजह से M3 जो है वो M1 और M2 से भी कम लिक्विड है। नेक्स्ट आप देखिए M4 में पूरा का पूरा M3 आ रहा है और उसके बाद डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट भी आ रहा है पोस्ट ऑफिस बैंक वाला। तो यहाँ पे 2 बार टाइम डिपॉजिट आ गया, एक बार बैंक वाला और एक बार पोस्ट ऑफिस वाले बैंक वाला। तो यहाँ पे देखिए टाइम डिपॉजिट बहुत कम लिक्विड होता है और इसमें 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब M4 सबसे कम लिक्विड होगा, क्योंकि आपको बहुत परेशानी होगी इसको कैश में कन्वर्ट करने में। ये क्वेश्चन भी SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है कि M1, M2, M3, M4 ये कैसे होते हैं। तो ये लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब आपने कितना सीखा आप अपने आप को जज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आर इंक्लूडेड इन विच मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस बैंक का है, सेविंग डिपॉजिट का मतलब डिमांड डिपॉजिट, तो वो किस में हम इंक्लूड करते हैं। तो आप यहाँ से चार्ट में देख लीजिए कि पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट ही जो होता है वही सेविंग डिपॉजिट होता है। तो वो किस में इंक्लूडेड है, M2 में इंक्लूडेड है। आप M4 यहाँ पे कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट जो डिपॉजिट है वो कंसीडर किया जाता है। स्पेशली आपको देखना है कि डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग डिपॉजिट किस में इंक्लूडेड है, तो वो केवल और केवल स्पेशली M2 में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच दी आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। यहाँ पर ये जो चीज़ें शॉर्ट में लिखी है ना, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जो POS भी लिखा है इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का डिपॉजिट। यहाँ पे जो TPOD लिखा है इसका मतलब है टोटल पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। TD का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। CP का मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ये करेंसी इन सर्कुलेशन एंड अदर डिपॉजिट्स ये तो हमने M0 में पढ़ा था, पर यहाँ पे M0 तो आया नहीं। लेकिन बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे M0 नहीं आया, क्योंकि ये M1 यहाँ से मैच होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि M1 में M0 भी आता है एंड M1 में डिमांड डिपॉजिट भी आता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि M1 में M0 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ डिमांड डिपॉजिट भी आएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने ये किया है ना कि फॉर्मूले को खोल दिया है। M1 में आता है M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, और M0 में क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक, यानी करेंसी जो सर्कुलेशन में है वही तो करेंसी है जो कि लोगों के पास है, प्लस यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स भी आता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब फॉर्मूले को ओपन कर दिया गया है, ठीक। अब मैं आपको कहूँ कि ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक और देखना है, कौन सा, यहाँ पर आपको देखना है M4। और आपने देखा होगा कि M3 जो है वो केवल और केवल M4 में ही आता है, इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले का B और चौथे का C कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में। इसका मतलब अगर आपको 2 भी पता होगा ना तो आप कर ले जाएंगे। चौथे का C 2 जगह था, इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको, क्योंकि आपका 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो ये 2 ऑप्शन आपके पहले कट जाते और 50-50 के चांसेस होते। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको 50-50 नहीं 100 का चांसेस है कि आप सही करेंगे, बशर्ते आपको रिवाइज करना है। M2 बराबर होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपका M3 में आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे ये टाइम डिपॉजिट है ना, तो ये M3 में आता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। M3 में टाइम डिपॉजिट आता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन इसमें से सत्य है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट भी आया है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला स्टेटमेंट है मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा स्टेटमेंट है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक आर नॉट इंक्लूडेड इन M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है,
तो आप याद करिए मैंने क्या बताया था कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। और क्लास के शुरुआत होते ही मैंने आपको ये बताया कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करता है, ना कि किसी साल का पूरा। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है मनी सप्लाई, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट तो होगा ही, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक आर नॉट इंक्लूडेड इन द M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब आप ये बताइए, ये जो करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक है ये तो M0 में आता है, M0 तो सब में आता है, M1, M2, M3, M4, यानी करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक ये सब में आएगा, तो ये M3 में कैसे नहीं आएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओनली ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि M1 में क्या आएगा और वो आपको दिया है ऑप्शन में। पहला यहाँ पे है करेंसी विद पब्लिक, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ CP, यानी करेंसी विद पब्लिक। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक वाला। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, इसको मैं लिख दे रही हूँ DD। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि M1 में आता है M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि करेंसी विद पब्लिक जो होती है ये M0 में आती है, यानी इसका मतलब इन्होंने ये फॉर्मूला खोल के यहाँ पे लिखा है, M0 नहीं लिखा है। अब M1 में जब M0 आता ही आता है तो करेंसी विद पब्लिक तो आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ A एंड C, यानी करेंसी विद पब्लिक भी आएगा और उसके बाद डिमांड डिपॉजिट भी यहाँ पर आएगा। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक था बट इससे भर भर के क्वेश्चन आया है, इस वजह से इसको समझाना ज़रूरी था। बिलीव मी ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज रेफर्ड टू एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा आपूर्ति को समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। इसका मतलब ये है ना कि इसमें जो M0 है यानी करेंसी इन सर्कुलेशन और अदर डिपॉजिट विथ RBI, बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जो लिक्विड एसेट है ना सारा वो इसी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा M3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, द मेजर ऑफ मनी सप्लाई नेमली M1, M2, M3 एंड M4 इन दिस ऑर्डर इंडिकेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि M1, M2, M3, M4 ये जो ऑर्डर है ये क्या बताता है हमें, तो मैंने आपसे क्या बोला था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी जैसे जैसे आप M1 से नीचे की तरफ आएंगे लिक्विडिटी घटती जाएगी, यानी चीज़ों के कैश में बदलने का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लगेगा, यानी कि वो कम लिक्विड रह गए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया ना कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट मनी सप्लाई के संबंध में सही है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है SSC GD 2024 का। पहला स्टेटमेंट है M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी। दूसरा स्टेटमेंट है M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि M1 M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं, M3 एंड M4 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 एंड B, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है डैश द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय कौन सा है, तो ये जैसे हमने पढ़ा ना कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स M3 को बोलते हैं क्योंकि उसमें सारे जो लिक्विड हमारे जो मनी होते हैं वो सब आता है M3 में। तो यहाँ पे भी राइट आंसर होगा M3, क्योंकि जो चीज़ें जल्दी से कैश में बदलेंगी उसी को तो ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से सबसे कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो है M3 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। मैंने यहाँ पे कोई भी इररिलेवेंट सा क्वेश्चन नहीं लिया है। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज द मोस्ट लिक्विड। अब आप मुझे बताइए कि सबसे लिक्विड कौन सा मनी होगा। मैंने क्या बताया था कि M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा,
M2 उससे कम, M3 उससे भी कम, M4 सबसे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में होते हैं ये। तो सबसे ऊपर जो है वही तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा ना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, M1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी सप्लाई का मेजर है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ कि M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड इसलिए है क्योंकि M1 में आता है M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद दी बैंक्स, और यहाँ पे जो M0 है उसमें आता है करेंसी विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट विद RBI एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। तो ये सारे लिक्विड होते हैं। उसके बाद इसमें M1 में डिमांड डिपॉजिट भी जुड़ जाता है जो बैंक के पास होता है, तो वो भी लिक्विड है क्योंकि हमारे डिमांड पे ही निकल जाता है या फिर जमा हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारा लिक्विड है। इसमें एक भी टाइम डिपॉजिट नहीं आता, ना ही बैंक का और ना ही पोस्ट ऑफिस का, तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप एक सेकंड में कर सकते हैं। स्टेनो का क्वेश्चन है ये, इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M4 रेफर्स टू। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये चीज़ रट लीजिए कि M4 में ना M3 प्लस समथिंग आता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के संदर्भ में सही कथन का पहचान करें। पहला यहाँ पे है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि मनी सप्लाई जो है वो सारा पैसा है जो कि इकोनॉमी में सबके पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया कि RBI पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मनी सप्लाई मेजर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आपने अगर फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो काम का नहीं है। बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई है। मैंने क्या कहा था कि जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ मेजर करेंगे तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, फ्लो नहीं। तो ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली 1 and 3, यानी कि पहला और तीसरा सही है। इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको एक साथ दिखे। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको, ए वाला, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा जो है वो भी सही है, इसको हमने अभी पढ़ा। और ये जो है मनी सप्लाई, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था CHSL 2022 में, डैश नोन एज नैरो मनी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, तो क्या बताया मैंने, M1 एंड M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं और M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं, M0 को, सबसे शक्तिशाली। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है और आपको इसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चले ना कि मेरा ये क्वेश्चन खोज के लाने का, इतनी मेहनत करने का, आप मतलब वीडियो देख रहे हैं पूरा या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, M2 इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M2 इज़ द सम ऑफ M1 प्लस। यहाँ पे बस आपको सिंपल ये बताना है कि M2 में क्या क्या आता है, M1 प्लस समथिंग आता है, पर क्या आता है इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेजर्स एंड मनी सप्लाई का क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस SSC, GD, स्टेनो, CHSL एंड CGL में पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरी में कवर हो गए तो वो चीज़ें वहीं पर मैंने कवर कर दिया है। चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, तो जितना सिंपल मेरे से बन सकता था समझाने में उतना मैंने आपको सिंप्लीफाई करके इसको समझाया है। यकीन मानिए मैं जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बना रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना आए, आपका कोई क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत हो। इसी वजह से आपको सारी क्लासेस पूरी देखनी है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना है अच्छे से, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाएंगे या नहीं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।